जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले लिए हैं प्रधानमंत्री पद की, यानी कि नेहरू जी की बराबरी कर लिए हैं 3 बार कॉन्जिक्यूटिव तरीके से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की। ठीक है साहब, प्रधानमंत्री ने शपथ ली, साथ में इनके 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। उन 71 मंत्रियों के अंदर 30 कैबिनेट रैंक के मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर्स थे और स्वतंत्र प्रभार भी मिनिस्टर्स यहां पर उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में 30, 36 और 5 का जो ये आंकड़ा निकल कर आया, इन आंकड़ों में देखने दिखाने लायक बात यह रही कि जो मीडिया के द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि इन मंत्रियों को जब पोर्टफोलियो मिलेगा तो उन पोर्टफोलियो में जो इनके सहयोगी दल हैं, यानी कि एनडीए के अंदर बीजेपी के जो सहयोगी गठबंधन वाले दल हैं, जेडीयू और टीडीपी जैसे, तेलुगु देशम पार्टी जैसे जो दल हैं, इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि कैबिनेट रैंक के मंत्रियों को जो विभाग वितरित हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि मोदी 2.0 या मोदी 1.0 दोनों ही स्थिति में जिस प्रकार से विभागों को लेकर बीजेपी के द्वारा चला गया था, कुछ वैसा ही रिपीटिशन फिर से हुआ है। यानी कि बहुत सारे मंत्रियों को वो पद वापस से दे दिए गए हैं जो कि मोदी 2.0 में पद लिए बैठे थे। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि जो सहयोगी दल हैं, जो अपने द्वारा अपनी आंखें दिखा रहे थे, या फिर सहयोगी दलों को दूसरी तरफ यानी अपोजिशन की तरफ से जो दाने डाले जा रहे थे कि आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको हम ये बनाएंगे, उन लोगों के साथ बीजेपी डरी क्यों नहीं? यानी एनडीए गठबंधन में अल्टीमेटली बीजेपी ने क्यों ऐसा किया जिसके चलते ये कयास लगाए जा सकते हैं कि यार अगर ये गठबंधन के सहयोगी टूट कर निकल गए तो एनडीए सरकार तो पूरे 5 साल चल ही नहीं पाएगी। और पूरे 5 साल चल ही नहीं पाएगी तो क्या जो हमने अपने सेशन में एक अनाउंसमेंट किया था कि 2026 में फिर से लोकसभा चुनाव, तो क्या ये इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई तुमको अगर नाराज होना है तो हो लो, चीजें तो ऐसे ही चलेंगी? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल शाम को मंत्रिमंडल, जो कि आपने मतलब 7 तारीख रविवार के दिन आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री समेत प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली, उनको कल अलॉटमेंट हुआ डिपार्टमेंट्स का, यानी कि उन्हें विभाग दिए गए कि कौन सा विभाग कौन सा मंत्री संभालेगा। हमने इस बारे में आपको अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी भी साझा की थी। जो प्रेस कम्युनिक आया था उसमें जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ में जो और पद रख रहे हैं उसमें मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जैसे महत्वपूर्ण पदों को प्रधानमंत्री अपने साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार में जो गृह मंत्री का पद अमित शाह जी के पास था वो उन्हीं के पास रहा, जो रक्षा मंत्री के का पद राजनाथ सिंह जी के पास था वो उन्हीं के पास रहा, गडकरी जी के पास जो सड़क परिवहन मंत्रालय था वो उनके पास रहा, नड्डा जी के पास में स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्रालय दे दिया गया। ये जो की पोजीशंस वाले पद थे जिन्हें अलायंस के द्वारा सोचा जा रहा था कि उन्हें मिलेगा, जिस प्रकार की न्यूज चल रही थी कि टीडीपी जो है तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू, इनके द्वारा डिमांड की जा रही थी कि इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री मिले, इन्हें होम मिनिस्ट्री मिले, इन मिनिस्ट्रीज को इन्हें नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर शिवसेना, शिंदे गुट जो कि डिमांड कर रहा था कि नितिन गडकरी जी वाला राजमार्ग मंत्रालय उन्हें मिले, वो उन्हें नहीं दिया गया। यह दर्शा रहा है कि बीजेपी अपने तरीके से ही सरकार चला रही है। बाय द वे, आपको नंबर्स तो पता ही थे कि कुल मिलाकर के जो 72 लोगों ने शपथ ली, प्रधानमंत्री प्लस 71, उनमें से 61 मेंबर बीजेपी के हैं और 11 मेंबर सहयोगी दलों के हैं। वहीं दूसरी ओर अगर यह गठबंधन को वाकई में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देकर चला रहे होते, इस डर से चला रहे होते कि हमारे गठबंधन के सहयोगी नाराज हो जाएंगे, तो संभव है कि उन्हें बहुत ज्यादा की पोजीशंस ऑफर की जाती, जैसा इंडिया अलायंस के द्वारा नीतीश कुमार जी को पीएम पद ऑफर करने की सुर्खियां मार्केट में तैर रही हैं कि नीतीश जी आप तो इधर चले आओ, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। इस प्रकार की और तो और इस समय जैसे ही नीतीश जी की पार्टी को और टीडीपी की पार्टी को जिस प्रकार से पदों पर मतलब वो मिले हैं, पद मिले हैं, उसे देखकर दूसरी तरफ से ट्रोलिंग शुरू हो रही है कि आपको झुंझुना मंत्रालय पकड़ा दिया गया है, कोई खास चीज दी ही नहीं गई है। तो यह बड़ा सवाल बनता है कि क्या वाकई में एनडीए में बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो चाहती ही नहीं है क्या कि इसके जो सहयोगी हैं उन्हें पकड़कर रखा जाए? कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ने के चक्कर में कि बोले नहीं भाई तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तो
ऐसे ही चलेंगे जैसे चलते आ रहे थे। मतलब हद तो इस बात की है कि अपोजिशन के द्वारा इतने सारे प्रलोभन दिए जाने के बाद भी इन्हें 1% इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार इन लोगों का क्या होगा, क्या ये पद छोड़कर भाग सकते हैं, क्या ये पार्टी निकलकर दूसरी तरफ मिल सकती हैं, क्या ये बड़ा ही द्वंद्व निकलकर आया है। इससे ये बात और मतलब बल पाती है कि कहीं बीजेपी ये सोचकर तो काम नहीं कर रही है कि तुम्हें जाना है जाओ, हम अपना ऐसे ही चलाएंगे, 2026 तक तो फिर इलेक्शन कराने हैं करा लेंगे। जो हमने एक सेशन में बताया है, आपको याद होगा अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने एक सेशन किया, उसे जरूर सुनिएगा। उसमें हमने वो सारे तर्क दिए हैं और हमने जब तर्क दिए उसके बाद कई न्यूज चैनल्स ने उस चीज को कोट करके सेशन करने शुरू कर दिए हैं कि 2026 को लेकर क्या है। ये आपका अपना इंपैक्ट है, इसे आप समझिएगा कि अपन जब कोई भी चीज डिस्कशन में लेकर आते हैं और न्यूज चैनल वाले फिर उस चीज को एक टाइटल बना के चलाने लगते हैं कि यार ये कोई चीज हो सकती है। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए आपके सामने ये पूरे पोर्टफोलियो हैं, इन्हें आप देख लें किस किस को क्या क्या मिला है। अब इनमें से जो सहयोगी दल हैं एनडीए के अंदर, बीजेपी के जो मेजर अलाइज हैं, उन्हें जो दल उन्हें जो सीट मिली है, पद मिले हैं, उनमें एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक से जो हैं उन्हें भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिया गया है। लल्लन सिंह जेडीयू से इन्हें कैबिनेट के अंदर केवल एक पद दैट इज पंचायती राज दिया गया है। इसी प्रकार से टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि इनके जो प्रमुख सहयोगी हैं उनमें दो बड़े सहयोगी हैं टीडीपी और लल्लन सिंह, और तीसरा जो बड़ा पार्टी है वो है शिवसेना शिंदे ग्रुप। यहां देखने योग्य बात यह है कि दोनों बड़े सहयोगियों को एक एक ही कैबिनेट पद दिया गया है और उस कैबिनेट में भी राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन दिया गया है और लल्लन सिंह को पंचायती राज दिया गया है। पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे जो ताकतवर पोर्टफोलियो माने जाते हैं उनमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क मंत्रालय, ये जो गिनती से चले आ रहे हैं इन्हें इसी क्रोनोलॉजी में बड़ा मंत्रालय माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें बिग बजट्स होते हैं, इनका इंपैक्ट ब्रॉडर होता है। अगर आप मोदी 2.0 के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जिन चीजों की चर्चाएं हुई उनमें यही सारे डिपार्टमेंट्स थे। अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा पूरे साल। इसी प्रकार से विदेश मंत्रालय पूरे साल बड़ा चर्चा में रहा। ऐसे ही जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया एनडीए गवर्नमेंट पिछले वाले के द्वारा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क मार्ग वाला जो मंत्रालय है यह बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। इसी के साथ साथ वित्त मंत्रालय, जिसके अंदर निर्मला सीतारमण जी को बार बार जीएसटी और बड़े टैक्सेस के लिए ट्रोल किया जाता रहा, वो बड़ा सुर्खी में रहा। इतने बड़े सारे जो मंत्रालय पूरे साल सुर्खी में बने रहे, बिग बजट्स वाले, जिनके पास में ईडी है, जिनके पास में सीबीआई है, जिनके पास में पुलिस है, ऐसे डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से बीजेपी द्वारा जो भी शासन करने वाले लोग हैं उन्हीं के पास रखे गए हैं। तो ये अपने आप में एक और प्रश्न खड़ा कर दे रहा है कि जो ये पद बटे हैं इन पदों के अंदर क्यों नहीं सहयोगियों को बड़े पद दिए गए। कुल मिलाकर जो 11 मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उनमें से एक एक कैबिनेट पद दिया गया है टीडीपी और जेडीयू को, जो कि अपने आप में एक बड़ा बात है। और साथ में इनको जो बाकी पद बच गए वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार वाले दिए गए। बाय द वे ये दोनों होते क्या हैं ये सारी बातें हम बताएंगे, लेकिन मैं इस बात को आपको ध्यान इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि यह चर्चा बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है। आप यहां पर कटिंग देख सकते हैं न्यूज की। जेडीयू डिमांड्स रेलवे, फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज, ये सुर्खियां थी, मतलब ये सोर्सेज थे कि ये रेलवे मिनिस्ट्री चाहते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री वापस से अश्विनी वैष्णव जी के पास चली गई। ये फाइनेंस चाहते हैं, वो वापस निर्मला सीतारमण जी के पास चला गया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चाहते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास चला गया। ये जो सुर्खी है ये 6 तारीख की है और विभागों का बंटवारा कल हुआ है, यानी कि 9-10 तारीख के दिन विभागों का बंटवारा हुआ है। तो अब आप सोचकर देखिए कि विभागों का बंटवारे से इतने दिन पहले माहौल चल रहा था कि ये मिनिस्ट्री चाह रहे हैं, इन्हें मंत्रालय दिया कौन सा गया? इन्हें पंचायती राज दिया गया, जो कि इनकी कहीं विश लिस्ट के अंदर नहीं था। ऐसे ही आप द इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग देख रहे हैं कि जो टीडीपी है वो 5 कैबिनेट की पद चाहती है और स्पीकर का पद चाहती है। देखो स्पीकर के पद का फैसला 20 तारीख को होगा। अगर इन्हें स्पीकर का पद भी नहीं दिया गया तो यह तय माना जाएगा कि गठबंधन को बचाने की बीजेपी की कोई नीयत नहीं है। उसका पूरा मन है कि तुम्हें कल जाना है, तुम आज चले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इनके पास कोई प्लान बी रेडी है जिसको ये ध्यान में रखकर चल रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि क्या ये सरकार 5 साल पूरा करने की
तरफ सोच रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बात सोचने योग्य है कि टीडीपी स्पीकर का चेयर चाहती है। स्पीकर के चेयर का फैसला 20 तारीख को होगा, संभावित माना जा रहा है, जब सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी उसी समय स्पीकर का निर्वाचन होगा, उस निर्वाचन में पता चलेगा। लेकिन तब तक इनके 5 कैबिनेट पद जो मांगे गए थे उनमें से केवल एक कैबिनेट मंत्रालय दिया गया, वो भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दिया गया है। ठीक है, बाय द वे आप इन न्यूज को दुनिया भर के अखबारों में भी देख सकते हैं। देखिए यहां कनाडा के अखबार लिखते हैं, इंडिया मोदी इलेक्टेड एज लीडर ऑफ कोएलिशन एंड सेट टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर में प्रूव द मोस्ट चैलेंजिंग, जिसे दुनिया चैलेंजिंग मान रही है, जिसे चैलेंजिंग मानते हुए दुनिया भर के न्यूज चैनल्स, पेपर्स इस प्रकार से लिख रहे हैं कि इन्हें कोएलिशन के चैलेंजेस हो सकते हैं, यानी कि गठबंधन की वजह से चुनौतियां मिल सकती हैं। इवन इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबार तो ये तक लिख रहे हैं कि मोदी जी बड़े मॉडेस्ट हो गए हैं, यानी कि ये विनम्र हो गए हैं। लेकिन विनम्रता दिखी नहीं कहीं भी विनम्रता दिखी नहीं कहीं भी। तो क्या हमारा वो जो कयास है कि जो सहयोगी दल भागने की तैयारी में थे, क्या वो सही कयास था? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इस बात को जानते हुए कि बेटा तुम जो पद मांग रहे हो उसे देखकर यह लगता है कि ये पद अगर दे दिए गए तो पद लेते ही तुम अपने आप को सुरक्षित कर लोगे और नहीं दिए गए तो भाग जाओगे, तो भाग ही जाओ। ऐसा अगर हो रहा है तो यह अपने आप में सोचने वाली बात है कि इस सरकार को 5 साल किस प्रकार से पूरे करने हैं। साथियों यहां पर एक और इंटरेस्टिंग नंबर देखिए, मोदी 3.0 के अंदर जो राज्य मंत्री बनाए गए उनमें से भी इन्हें किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय दिया गया जेडीयू को, ऐसे ही टीडीपी को ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय दिया गया। इसका मतलब यह हो रहा है कि इन दोनों को ऐसे मंत्रालय दिए गए हैं जिनका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। बाय द वे इन तीनों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि तीनों मंत्री क्या होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को आप ऐसे समझिए कि ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने वाले होते हैं। इन्हें जो भी मंत्रालय मिलता है उनकी ही प्रॉपर जिम्मेदारी होती है। और तो और जब भी कोई कैबिनेट रैंक के मंत्रियों की बैठक होती है तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही जाकर के अटेंड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तब उसमें उनको नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कैबिनेट की बैठक क्यों मायने रखती है? मतलब ठीक है, हम सुर्खियों में सुनते हैं कैबिनेट की बैठक मायने रखती है। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 352 क्लॉज 2 के अंदर संवैधानिक प्रासंगिकता है आर्टिकल नंबर 352 क्लॉज 3 के अंदर कैबिनेट की, जिसमें यह कहा गया है कि अगर देश में कभी इमरजेंसी लगानी हो, आपातकाल लगाना हो, तो आपातकाल का जो डिसीजन है या आपातकाल का जो रिकमेंडेशन है वो कैबिनेट के द्वारा ही प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट तक ये रिकमेंडेशन जाता है। इसलिए कैबिनेट में किसी का होना माना जाता है कि वो सरकार के साथ में जो चीजें हो रही, अब सोचकर देखिए 30 मेंबर्स को कैबिनेट में डाला गया है, उस 30 मेंबर्स में मेजॉरिटी बीजेपी ने अपने पास रखी है। जैसी सीटें आई उतनी ही तरह से इन्होंने मेजॉरिटी रखी। जहां एक और यह माना जा रहा था कि 272 का करिश्माई आंकड़ा पकड़ने भर के लिए 240 से ऊपर की जो सीटें हैं, दैट इज 32 सीट्स, उनके लिए बीजेपी बहुत ज्यादा इनके साथ में मान मनोबल करके चलेगी, ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि इनके जिस तरह के पद मिले हैं उन पदों के साथ बहुत ज्यादा मार्केट पर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इनके अलाइज हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे जो बड़े अलाइज हैं, वो इस चीज पर क्या निर्णय लेते हैं। क्या वाकई में 2026 तक ये इनका साथ छोड़ चुके होंगे? क्योंकि 2025 में जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसके बाद नीतीश कुमार की क्या मंशा होगी, ये देखने वाली बात होगी। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि जेडीयू के द्वारा इतने सारे मिनिस्ट्री मांगे गए, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं बोले अभी तक, जब इनको एक ही पद कैबिनेट में मिला है और एक पद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में मिला है। ऐसे ही टीडीपी के द्वारा 5 कैबिनेट पद मांगे गए, फिर भी इन्हें एक ही पद मिनिस्टर ऑफ स्टेट में और एक ही पद उसमें मिला है, फिर भी ये लोग रुके हुए क्यों हैं? तो इसके पीछे जो अभी केवल 2 बहुत बड़े तर्क बचे हैं वो इतना है। पहला कि हो सकता है टीडीपी को अभी भी लोकसभा के स्पीकर के पद का इंतजार हो कि भाई हमें किसी तरह से बस स्पीकर मिल जाए ताकि हम अपनी सरकार बचाकर चलते रहें। या फिर हो सकता है कि इन्हें अभी भी अपने स्टेट के लिए वित्त मंत्री से स्पेशल बजट की उम्मीद हो। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये स्पेशल स्टेटस चाहते हैं टीडीपी के नेता यानी चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए नीतीश कुमार, दोनों ही अपने राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं। अगर स्पेशल स्टेटस देने में
केंद्र कामयाब होता है तो संभव है कि ये लोकसभा में जो पद या फिर ये कहिए केंद्र में जो इनको पद मिल रहे थे उन्हें कॉम्प्रोमाइज भी कर जाएं। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इन्हें केंद्र में रहकर इतना नाम नहीं कमाना जितना इन्हें राज्य में रहकर नाम कमाना है, क्योंकि इनकी राज्य से ही प्रासंगिकता है। अगर टीडीपी केंद्र में आकर कोई बहुत बड़ा काम कर भी देती है और अपने क्षेत्र में अपनी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं बना पाती तो भविष्य में उसका अस्तित्व संकट में आ सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जेडीयू आज बिहार में आई हुई उसकी 12 सीटों के कारण उसे इतना पद मिल रहा है, तो वो ये नहीं चाहते कि वो अपने 12 पदों को लूज करें जिसके कारण उसे इतनी वैल्यू मिली है। इसकी वजह से ये बिहार पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, इसके कारण ये आंध्र पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। हो सकता है कि केंद्र की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से उन्हें यही कहा गया हो कि आप अपने स्टेट को और मजबूत करिए, आप अपनी स्टेट में और होल्डिंग करिए ताकि आपका एरिया वहां ज्यादा बढ़े और आप ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएटिंग पावर में निकलकर आए। आप केंद्र की सरकार को हमें ही चलाने दें। हो सकता है कि यह एक मैसेज फिलहाल के लिए केंद्र की तरफ से इन्हें दे दिया गया हो। लेकिन यह बात बड़ी अचरज की है क्योंकि अपोजिशन की तरफ से अब जेडीयू को ट्रोल किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है। जैसे संजय सिंह जी के द्वारा, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कहा गया कि महाराज आपको कितना बढ़िया पोर्टफोलियो मिल सकता था लेकिन आप झुंझुना मंत्रालय पा गए। तो देखिए इनको इस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये तो बहुत ही बेइज्जती है। संजय सिंह लिख रहे हैं कि ना गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना सड़क मिला, ना रेल मिला, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना कृषि, ना जल शक्ति। एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आए सिर्फ झुंझुना मंत्रालय। बहुत ही बेइज्जती। ये जो शब्द यूज किए जा रहे हैं ये भड़काऊ तरीके से यूज किए जा रहे हैं कि देखो आपको कुछ नहीं मिला। अपोजिशन को चिंता है सहयोगी दलों की जो एनडीए के सहयोगी हैं। देखिए कितनी अच्छी सरकारें हमारे देश में चल रही हैं। कुछ लोग कहा करते थे तानाशाही आ जाएगी। यहां सोचिए कि अपोजिशन चिंता में है कि अपोजिशन वालों को क्या मंत्री पद मिल रहा है। भाई साहब यही तो सच्चा लोकतंत्र है कि हमारे अपोजिशन में बैठे हुए जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो सरकार के लोगों से कह रहे हैं कि यार मंत्रालय आपको ये लेना चाहिए था। विचारणीय है। खैर चलिए कोई अच्छी बात ही है। लोग अपनी अपनी तरफ से इनको बढ़िया तरीके से मीम बना करके ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन तो आपको प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दे रहा था और आप अपने यहां पर कुछ झुंझुना मंत्री बनकर बैठ गए हैं। इंसान अपना खुद का भविष्य खुद लिख रहा है। खैर इन सभी चीजों के बाद भी यह देखने योग्य होगा कि आने वाले समय पर सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन इसी बीच में टीडीपी और जेडीयू का तो कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन महाराष्ट्र में जो एनडीए की सहयोगी पार्टी है शिवसेना का, जो शिंदे गुट है, उसके द्वारा मोदी कैबिनेट के अंदर किसी भी सांसद को शामिल ना करने पर नाराजगी जाहिर भी कर दी गई है। इनके सांसद हैं श्रीरंग बारणे। उन्होंने कहा कि हम तीसरे लार्जेस्ट अलाई हैं क्योंकि हमारे 7 सांसद हैं लेकिन हमें एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया है। वो इसके लिए इसका बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जो शिंदे ग्रुप है वो महाराष्ट्र के अंदर सीएम का पद लेकर चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद इनके पार्टी सांसद जो हैं श्रीरंग बारणे ये उम्मीद कर रहे थे कि इन्हें कैबिनेट पद मिलेगा, लेकिन इन्हें कोई कैबिनेट पद नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा है कि हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद रख रहे थे। चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, जीतनराम मांझी के पास 1 सांसद है, जेडीएस के पास 2 सांसद हैं, उन्हें भी एक कैबिनेट मंत्रालय दे दिया गया है। लेकिन हमारे पास 7 हैं, उसके बावजूद हमें 1 राज्य मंत्री का पद दिया गया है। इस बात को लेकर के इन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आए। ये श्रीरंग बारणे के द्वारा जिन्होंने शपथ ली है इनकी तरफ से वो प्रताप राव जाधव हैं जिन्हें स्वतंत्र मंत्रालय दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के और एक अलाई जिनका नाम है एनसीपी, उनका भी अजीत गुट फिलहाल के लिए नाराज बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले इनकी तरफ से जो पार्टी के लोग हुआ करते थे वो पहले कैबिनेट मंत्री के पद पर रहा करते थे, लेकिन अब चूंकि उन्हें स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का पद दिया गया है तो वो उन्हें पुराने पद की तुलना में छोटा लग रहा है। तो बोले हमको तो डिमोशन दे दिया, लोगों को प्रमोशन मिलता है, हमें पद से गिरा दिया गया है। ऐसी स्थिति में इनके सहयोगी दल नाराज चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत्र जी ने भी इन्हें
प्रॉपर तरीके से नसीहत भरे मैसेज भेजे हैं कि देखिए बीजेपी तो जानी ही जाती है कि अपने सहयोगी पार्टियों को पनपने नहीं देती, अभी तो दौर है, अभी जो कुछ हो सकता है कर लीजिए। मतलब अब अपोजिशन जो है वो एनडीए में सहयोगी दलों को अपनी तरफ से मोटिवेशन दे रहा है। इधर की तरफ से उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र आदित्य ठाकरे जी अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं कि भाई अगर स्पीकर का पद मिले तब तो कोई इन लोगों को फायदा है, अदरवाइज इनके लिए कोई फायदा नहीं है। स्पीकर का पद मिलेगा तो ही इनकी पार्टियां बच पाएंगी। अब यहां पर एक डर साझा किया जा रहा है और वो ये है कि बीजेपी को डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर 7 सांसद हैं शिवसेना शिंदे ग्रुप के पास में, अगर एक आध आदमी नाराज भी है, उनमें से अगर 4 सांसद मिलाकर यानी 2/3 सांसदों को बीजेपी में शामिल कर लिया जाए तो पार्टी का मर्जर हो जाएगा और पार्टी के मर्जर के साथ बीजेपी के जो जरूरी नंबर है वो मिल जाएंगे, दोबारा चुनाव भी नहीं कराना पड़ेगा। इसी प्रकार से टीडीपी और जेडीयू को भी महाराष्ट्र में जो पहले हुआ था उसी का डर लगता है। जेडीयू को डर लग सकता है कि हमारे 12 सांसद हैं, अगर उनमें से 9 सांसदों को या 8 सांसदों को बीजेपी अपने साथ मिलाकर ले जाती है तो 8 सांसद का जाना पार्टी का मर्जर माना जाएगा और पार्टी के मर्जर के साथ साथ अगर नीतीश कुमार या विरोधी उनके साथ वाले सहयोगी ये कहें कि साहब हमको तो नहीं रहना, तो आप दूर भी रहें तो भी मर्जर सही माना जाएगा। इसका मतलब बीजेपी की जो पुरानी अलायंस की नीति रही है, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एनसीपी ग्रुप को साथ मिलाया गया या फिर शिवसेना ग्रुप को साथ मिलाया गया, उसे देख करके ये लोग हो सकता है अंदर से इस बात को लेकर डरे हों कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ही गुटों को तोड़कर बीजेपी में मिला लिया जाए। लेकिन इसमें एक तर्क और दिया जाता है और यही कारण है कि लोकसभा का स्पीकर का पद ये मांग रहे हैं। स्पीकर का पद क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि लोकसभा का स्पीकर ही एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यह तय करता है कि किसी पार्टी का मर्जर सही है या नहीं। अगर इन सहयोगी दलों के पास में लोकसभा स्पीकर का पद रहेगा तो ही ये अपनी पार्टियों को टूटने से बचा पाएंगे, अदरवाइज ये टूटने से नहीं बचा पाएंगे। यही कारण है कि जेडीयू टीडीपी जैसे लोगों को स्पीकर के पद पर अब निगाहें टिकी हैं कि हमको अगर अपनी पार्टी बचा के चलनी है तो स्कूल का हेडमास्टर हमारा होना चाहिए और हेडमास्टर के लिए इस समय स्पीकर के पद पर सबकी नजर है। ओम बिड़ला जी का पद फिलहाल जो है वो चल रहा है। इसके बाद में जैसे ही पहले दिन लोकसभा की बैठक होगी उस दिन स्पीकर प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कराया जाएगा जो सांसदों को शपथ दिलाएगा। उसके बाद में लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। चुनाव के अंदर कहा जा रहा है अपोजिशन के द्वारा कि टीडीपी वालों अगर तुम अपना आदमी खड़ा करते हो तो हम उसको सपोर्ट भी कर देंगे, लोड मत लो। यानी कि एक गजबे ही पॉलिटिक्स चल रही है। देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए हम तो अपनी जगह ही टिके हुए हैं कि क्या सहयोगी दल हैं वो जो भागेंगे और भागेंगे तो क्या 2026 में फिर से इलेक्शन होगा। खैर इन सबके साथ साथ आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें और चैनल पर नए हैं तो पैरेलली इसे सब्सक्राइब भी करते चलें। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बाकी बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, बढ़िया से जाइए कोर्सेज ले लीजिए, मात्र 1499 में है। जल्दी ही होपफुली हम इस संडे को ये कोर्सेज बंद कर देंगे। जैसे ही एनसीईआरटी का कोर्स आएगा उस समय ये वाला फाउंडेशन कोर्स बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।